में एक से एक प्रचलित डाकुओं का इतिहास रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा डाकू हुआ जिसने 20 साल तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगल में आतंक का ऐसा मंजर कायम किया कि उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती थी। वो इतना निर्दयी और खतरनाक था कि उसके आगे दो दो राज्यों के सरकारों को झुकना पड़ा था। वो केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखकर वो इतना पॉपुलर हुआ कि कोई उसे रॉबिन हुड कहता तो कोई उसे डीमन कह के बुलाता। अपनी क्राइम की हिस्ट्री में उसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें आधे से ज़्यादा तो फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस वाले थे। उसके अलावा वीरप्पन ने लगभग 2000 हाथियों को बेरहमी से मार दिया और अपने सभी विरोधी लोगों का सफाया कर दिया था। हाथी के दांत की तस्करी से लेकर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग से उसने बेशुमार दौलत हासिल की और अपने साम्राज्य को किडनैपिंग तक बढ़ा दिया। दरिंदगी के लिए मशहूर वीरप्पन के शौक भी अतरंगी थे। वो खूंखार दिखने के लिए न केवल लंबी लंबी मूछें रखता, बल्कि पुलिस अधिकारियों को मारकर उनके सर से फुटबॉल भी खेलता था। एक समय ऐसा आया कि उसने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया, तो कभी कर्नाटक के फॉर्मर मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर उनकी दिन दहाड़ी हत्या कर दी थी, जिससे पूरे भारत में सनसनी फैल गई। उसकी इस पॉपुलैरिटी और दरिंदगी से तंग आकर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को उसे पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित करना पड़ा। फिर भी 20 सालों में करीब 200 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी पुलिस कभी उसे जिंदा नहीं पकड़ सकी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कहानी भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पुस्से मुन्नुसामी वीरप्पन की, जिसने पूरी दुनिया में आतंक का ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने पर तमिलनाडु और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने राहत की सांस ली थी। पुस्से मुन्नुसामी वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में एक तमिल परिवार में हुआ था। वीरप्पन का परिवार चरवाहों का काम करता था, जिस कारण वीरप्पन का बचपन से ही जंगल में आना जाना लगा रहता। लेकिन उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके चाचा साल्वे गोंडर का था, जो एक शिकारी और चंदन तस्कर था। इसलिए बचपन से ही वीरप्पन आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बड़ा हुआ, या यूं कहे कि अपराध उसे विरासत में मिला। आसपास के जंगलों में अपने चाचा की पहचान के कारण धीरे धीरे वीरप्पन की भी दोस्ती कई शिकारी ग्रुप से हो गई। जब भी वो जंगल जाता तो अक्सर शिकारियों को हाथी का शिकार करते हुए बड़ी गौर से देखता। धीरे धीरे करके वीरप्पन को भी हाथी का शिकार करना और उससे पैसे कमाने का काम अच्छा लगने लगा। उस समय के मशहूर हाथी तस्कर मल्लूर मम्मटियन से वीरप्पन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए छोटी सी उम्र में ही बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेने लगा। उस समय दक्षिण भारत के जंगलों में हाथियों का शिकार करना आम बात थी। हाथियों को मारकर उनके दांतों को महंगे दामों में बेचा जाता। वीरप्पन भी मात्र 10 साल की छोटी सी उम्र में शिकार के लिए मैदान में उतर पड़ा और कुछ ही दिनों में इस काम में इतनी महारत हासिल की कि उसका नाम उस समय के सबसे बेहतरीन शूटरों में शामिल होने लगा। कई हाथियों की जान लेने के बाद वो 17 साल की उम्र में इंसानों की हत्या भी करने लगा, जिसकी शुरुआत उसने जंगल के भीतर एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या करके की। शुरुआत में वो केवल अपने चाचा साल्वे गोंडर के लिए काम करता था, लेकिन अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के चक्कर में वो अपने चाचा से भी अलग हो गया और मात्र 18 साल की उम्र में एक शिकारियों के ग्रुप में शामिल होकर उसने धीरे धीरे अपना रुतबा बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर उसने इस ग्रुप पर इस कदर पकड़ बना ली कि हर काम में वो अपने ग्रुप के हेड के बजाय खुद ही डील करने लगा। तस्करी के इस काम में बेशुमार पैसा था, इसीलिए तेजी से वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नज़रों में भी आने लगा। धीरे धीरे करके जंगल में वीरप्पन अपना पैर पसारने लगा और पुराने तस्करों से भी आगे निकलता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द वीरप्पन को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। जब भी वीरप्पन कोई डील करता तब उसकी खबर पुलिस को लग जाती और उसे डील को बीच में ही छोड़कर जंगल में भागना पड़ता था। पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन उसके कॉम्पिटिटर्स दे रहे थे,
जिस वजह से उसकी दौलत और शोहरत तेजी से गिरने लगी। वीरप्पन को अपनी गिरती शोहरत जरा भी पसंद नहीं थी, इसीलिए जो भी उसकी डील की बात पुलिस को करता, उसने उन सभी को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वीरप्पन अपने बीच आने वाले फॉरेस्ट गार्ड को भी मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका आतंक जंगल के बजाय अब आसपास के गांव में भी फैलने लगा था। अब वीरप्पन जंगल में केवल अपना शासन और आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, इसीलिए वो एक एक करके जंगल के बाकी सभी तस्कर गिरोह को भी खत्म करने लगा। जैसे जैसे वो लोगों की मौत से अपने हाथ रंग रहा था, वैसे वैसे उसका रुतबा और शोहरत पड़ोसी राज्यों के जंगल में भी बढ़ती जा रही थी। तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों के चप्पे चप्पे पर वीरप्पन का कंट्रोल हो गया। उसने इस दौरान अपनी गैंग में करीब 100 लोग जोड़ लिए, जो हाथियों को मारने के लिए किसी पानी वाले क्षेत्र में कई दिनों तक तैनात रहते, और जैसे ही कोई हाथी वहां प्यास बुझाने आता, वीरप्पन सीधा हाथी के सिर के बीचों बीच गोली मारकर उसकी जान ले लेता। उसने इस काम में रोक डालने वाले सभी लोगों को उसने मार डाला, जिसमें पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी और उसके कॉम्पिटिटर्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। हाथी के दांत के कारोबार से वीरप्पन ने खूब मोटा पैसा छापा, लेकिन इस कमाई के लिए उसने करीब 2000 हाथियों को मार डाला था, जिस कारण जंगल में हाथियों की घटती संख्या सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। इसीलिए तमिलनाडु और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर की टोली को बढ़ाकर हाथी के दांत से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी। हाथी की घटती संख्या और गवर्नमेंट के इस एक्शन से वीरप्पन का बिजनेस ठप पड़ने लगा। इसीलिए अब वो हाथी के दांत की तस्करी को छोड़कर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करने लगा। उसने अपने जीवन काल में करीब 10,000 टन चंदन की लकड़ी काटकर बेची, जिसकी कीमत उस समय लगभग 2 अरब रुपये जितनी थी। भारत में जंगलों से चंदन की लकड़ी काटना और उसे बेचना इलीगल और क्राइम है। इस पर हक केवल उस राज्य की सरकार का होता है, पर वीरप्पन इस पर अपना हक मानता था और इसकी तस्करी धड़ल्ले से कर रहा था। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार कई सालों की कोशिश के बाद भी वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स वीरप्पन को पकड़ने तो गए, लेकिन वो खुद वीरप्पन के हाथों मारे जाते। इसीलिए कर्नाटक गवर्नमेंट को एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो अपने काम में माहिर और ईमानदार हो। ऐसे ही एक IFS ऑफिसर थे पी श्रीनिवास, जिन्हें कर्नाटक गवर्नमेंट ने साल 1983 में प्रमोट करके DCF के पद पर कर्नाटक के चामराजनगर में तैनात करती है। इस पूरे एरिया में वीरप्पन का कब्जा था और आए दिन उनका नाम सुर्खियों में रहता था। इसीलिए पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 साल की कड़ी मेहनत और कई प्रयास के बाद आखिरकार 1986 में उन्होंने बेंगलोर में चल रहे सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान वीरप्पन को पकड़ लिया। इंक्वायरी के लिए वीरप्पन को बोडीपाड़ा के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लाया गया, जहां उसे कई दिनों तक रखकर इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में वीरप्पन के कई ठिकानों पर छापा मारकर चोरी की गई चंदन की लकड़ियों के कई बंडल बरामद किए। एक दिन पी श्रीनिवास ऐसे ही किसी छापेमारी के लिए कहीं बाहर गए हुए थे कि तभी उनकी गैरहाजिरी में वीरप्पन को वहां से भागने का सही मौका हाथ लग गया और वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। पुलिस से भाग निकलने के बाद साल 1987 में वीरप्पन और ज्यादा तब चर्चा में आया जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर बड़ी बेरहमी से मार डाला। पी श्रीनिवास पहले से ही वीरप्पन के भाग निकलने से परेशान था। वहीं इस घटना के बाद वो और भी ज्यादा ताकत के साथ वीरप्पन को दोबारा पकड़ने में जुट गया। पी श्रीनिवास ने इस बार वीरप्पन के गांव गोपीनाथम पर फोकस किया। इस गांव में पुलिस ने पहले काफी इंक्वायरी की थी। पुलिस लोकल लोगों को काफी परेशान करती थी। किसी पर जरा भी शक होने पर उसे पकड़कर हफ्तों तक जेल में रखा जाता और टॉर्चर किया जाता। ऐसे कितने लोग थे जिन पर पुलिस की इंक्वायरी के दौरान कई अत्याचार हुए, उन्हें पीटा गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और इस टॉर्चर में कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन पी श्रीनिवास ने पुलिस का ऐसा कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्हें वहां लोगों को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करके उनके दिलों में जगह बनाई।
पी श्रीनिवास ने गांव के लोगों के लिए सड़कें बनवाई, मंदिरें बनवाए, पीने के लिए पानी की सुविधा की और उनके अलावा गरीबों के लिए 40 घर भी बनाए। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दिलाए, जिसमें वीरप्पन की बहन मारी भी शामिल थी। इस तरह पी श्रीनिवास गोपीनाथम में लोगों के चहेते बन चुके थे और वहां अपना एक लोकल कम्युनिटी नेटवर्क क्रिएट करने में कामयाब हुए, जो वीरप्पन को पकड़ने के लिए उनकी मदद करते थे। जिसके बाद वीरप्पन की सभी खबरें पी श्रीनिवास को मिलना शुरू हो गई और वो उसे अरेस्ट करने के लिए प्लानिंग करने लगे। लेकिन एक दिन वीरप्पन के लोगों ने उन इन्फॉर्मर्स को पुलिस की जीप में घूमते हुए देख लिया। ये जानकारी जब वीरप्पन को मिली तो उसने उन सभी इन्फॉर्मर्स को बेरहमी से मार डाला और उनके सिर को काटकर पूरे गांव में घुमाया। ये सब देखकर पब्लिक के अंदर वीरप्पन का डर बुरी तरह बैठ गया, जिसके बाद से पी श्रीनिवास को वीरप्पन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो गई। अपना आतंक कायम करते हुए वीरप्पन ने 1990 में मुथुलक्ष्मी से शादी कर ली। इसके कुछ ही दिन बाद पुलिस को वीरप्पन की चंदन तस्करी की एक बड़ी डील की इंफॉर्मेशन मिली। डील की जगह पता लगते ही पुलिस ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया। वीरप्पन को बचने के लिए अपना सारा माल छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इस दौरान लगभग 1.5 करोड़ रुपए जितने की चंदन की लकड़ी पुलिस ने बरामद की। इससे वीरप्पन को भारी नुकसान हुआ, जिससे वो पुलिस के प्रति और अधिक क्रूर हो गया। वीरप्पन का ये गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसकी बहन मारी की सुसाइड की खबर उसे मिली। इसके लिए उसने पी श्रीनिवास को दोषी ठहराया। दरअसल जब से पी श्रीनिवास ने वीरप्पन की बहन को काम दिलवाया था, तब से उनकी अफेयर की अफवाह उड़ने लगी थी। इसलिए बहन की आत्महत्या के लिए वीरप्पन पी श्रीनिवास को जिम्मेदार मानता था। एक तो वो पहले से ही पी श्रीनिवास द्वारा अरेस्ट किए जाने और उसकी डील को बर्बाद करने के लिए गुस्से में था, और अब बहन की मौत के बाद पी श्रीनिवास से बदला लेने के लिए वो और भी ज्यादा बेसब्र हो गया। कुछ वक्त बाद ही उसे अपना बदला लेने का अच्छा मौका मिला। दरअसल जुलाई 1991 में पी श्रीनिवास का एसटीएफ में कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद उनकी रखी सुरक्षा कम कर दी गई। सही मौका पाकर वीरप्पन ने पी श्रीनिवास के खिलाफ प्लानिंग करते हुए अपने छोटा भाई अर्जुनन के जरिए श्रीनिवास को संदेश भिजवाया कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे अकेले उससे मिलने जंगल आना होगा। हालांकि ये सब वीरप्पन की एक चाल थी, पर श्रीनिवास इसमें फंस गए और वीरप्पन से मिलने के लिए अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। उसके वहां पहुंचते ही वीरप्पन ने उन्हें बेरहमी से मार डाला और ऐसा माना जाता है कि वीरप्पन उनके सर को काटकर अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेला करता था। इस तरह की निर्मम हत्या से पूरा देश दंग हो चुका था। उसकी दरिंदगी के किस्से देश के कोने कोने में मशहूर होने लगे थे। अकेले वीरप्पन ने 2 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। जब भी दोनों में से किसी एक स्टेट की पुलिस कार्यवाही करती, वीरप्पन दूसरे स्टेट के जंगलों में जाकर छुप जाता, जिससे पुलिस चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। इसीलिए कर्नाटक और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मिलकर 1992 में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन करते हैं। फरवरी 1992 में कर्नाटक टास्क फोर्स ने वीरप्पन के अड्डों पर कार्यवाही करते हुए उसके राइट हैंड गुरुनाथन को मार गिराया, जिससे वीरप्पन बहुत गुस्से हुआ और वीरप्पन एक प्लान बनाता है और जिसमें आईपीएस ऑफिसर के गोपाल कृष्णन को टारगेट करता है और 1993 में कोल्हापुर गांव में पोस्टर लगाकर खुद को पकड़ने के लिए गोपाल कृष्णन को चुनौती देता है और गोपाल कृष्णन वीरप्पन के उपसावे में आकर उसे पकड़ने के लिए अपने टीम के साथ जंगल निकल पड़ते हैं। उनके साथ 15 इन्फॉर्मर्स, 2 फॉरेस्ट गार्ड और 5 पुलिस वाले दूसरी बस में सवार थे, जो बस उनके आगे आगे चल रही थी। वीरप्पन भी उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और उन्होंने पहले से ही रास्ते में लैंडमाइंस बिछा दिए थे। जैसे ही बस पलार ब्रिज के पास पहुंचती है, बस को विस्फोट से उड़ा दिया जाता है। बस में सवार सभी 22 लोग मारे जाते हैं, लेकिन गोपाल कृष्णन दूसरी गाड़ी में होने की वजह से बच जाते हैं। इस ब्लास्ट में वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को 9 सर्जरी करनी पड़ी थी। पुलिस प्रशासन पर गंभीर प्रश्न उठने लगता है, अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वीरप्पन और उसकी टोली को पकड़ने के लिए एसटीएफ के साथ बीएसएफ को भी जोड़ दिया।
बीएसएफ ने जुलाई 1993 में फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन करते हुए वीरप्पन के 19 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। एक महीने बाद बीएसएफ और वीरप्पन की गैंग के बीच फिर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें वीरप्पन के 18 लोग मारे गए। वहीं इस दौरान बीएसएफ के 3 जवान भी शहीद हो गए। इसके बाद सालों तक ऐसा ही चलता रहा। कभी पुलिस वीरप्पन के गैंग मेंबर्स को मार गिराती, तो कभी वीरप्पन पुलिस पर चुपके से हमला करके उन्हें अपना निशाना बनाता। पुलिस के लाख कोशिश के बाद भी वीरप्पन को पकड़ना तो दूर, उसको छू तक भी नहीं पा रही थी। जंगल में उसने ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था जिसे 2 राज्यों की पुलिस मिलकर भी नहीं गिरा पा रही थी। अब वीरप्पन ढेर सारा पैसों का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिकल फेवर पाने के लिए उसने अपना संपर्क बढ़ाने लगा। इसी चाहत में उसने वन अधिकारियों और बड़े लोगों को अगवा कर उन्हें रिहा करवाने के बदले अपनी बात मनवाना शुरू कर दिया। 13 जुलाई 1997 में वीरप्पन ने बरोडे जंगलों में 10 फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर लिया। हालांकि सरकार ने वीरप्पन से बातचीत करते हुए उन सभी को 7 हफ्तों के बाद रिहा करवा लिया। इसके कुछ ही महीने बाद 8 अक्टूबर 1997 को वीरप्पन की गैंग ने 2 वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स को किडनैप कर लिया, जो जंगल में कुछ शूट करने के लिए गए हुए थे। वीरप्पन को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं, इसीलिए उन्होंने 10 दिनों तक उन्हें अपने पास रखा और फिर जब उनका शक दूर हो गया तो उसने दोनों को छोड़ दिया। आगे चलकर दोनों ने वीरप्पन के बारे में काफी कुछ बताया। उन दोनों के अनुसार वीरप्पन को वाइल्ड लाइफ काफी पसंद थी और जंगलों में सालों से रहने के कारण वो किसी भी जानवरों को उनकी आहट से पहचान लेता और कई जानवर की आवाज भी निकाल लेता था। इसके अलावा टाइम टाइम पर वो अपने क्राइम की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करवा कर बाहर भेजता, जिससे उसके आतंक का कहर कायम रहे। वीरप्पन वो खूंखार डाकू और तस्कर था जो गुनाह किए बिना रह नहीं सकता था। वो अपने क्राइम के जरिए सुर्खियों में बना रहना चाहता था। इसीलिए साल 2000 में वीरप्पन ने दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार को उनके ही घर से किडनैप करके पूरे भारत में सनसनी मचा दी। इस किडनैपिंग ने जहां लोगों को हैरान कर दिया, तो वहीं कर्नाटक गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ गया और गवर्नमेंट को वीरप्पन की कई मांगों को मानने पर मजबूर होना पड़ा। राजकुमार को छुड़ाने के लिए हुए नेगोशिएशन में आर गोपाल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने वीरप्पन के साथ कई दौर की बातचीत की, जिसमें उसने अपनी कई डिमांड्स को सामने रखा। वीरप्पन ने तमिलनाडु और कर्नाटक में चल रहे कावेरी वाटर डिस्प्यूट पर तमिलनाडु के लिए जस्टिस की मांग की। साथ ही उसने तमिलनाडु को कर्नाटक की सेकेंड लैंग्वेज बनाने की बात भी रखी। इसके अलावा उसने अपने कई साथियों को तमिलनाडु और कर्नाटक की जेलों से रिलीज करने और 1000 करोड़ की फिरौती देने का भी दबाव बनाया, जिसमें वीरप्पन के 10 से भी ज्यादा डिमांड्स में कुछ डिमांड्स ऐसी भी थी जिन्हें आज तक पब्लिक नहीं किया गया। और उस समय ये मामला इतना हाई प्रोफाइल और चर्चित था कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा को तमिलनाडु का दौर करना पड़ा और वीरप्पन की मांगों को लेकर वहां के चीफ मिनिस्टर एम. कृष्णानिधि से बातचीत करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार 108 दिनों के बाद राजकुमार को रिहा करवाया जा सका। राजकुमार की इस घटना के करीब 2 साल बाद 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक के फॉर्मर मिनिस्टर एच. नागप्पा को उनके गांव से किडनैप कर लिया। नागप्पा 1996 से 1999 तक कर्नाटक के एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्टर रह चुके थे। उन्हें अगवा करके एक बार फिर वीरप्पन ने पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी। नागप्पा को छुड़ाने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की एसटीएफ को केरल पुलिस के साथ काम करना पड़ा। इस बार सरकार ने नेगोशिएशन ना करके नागप्पा को छुड़वाने के लिए पुलिस कार्यवाही करने का निर्णय लिया, लेकिन पुलिस की ये प्लानिंग बुरी तरह से फैल रही। ना तो नागप्पा को छुड़वाया जा सका और ना ही वीरप्पन को गिरफ्तार किया जा सका। वहीं वीरप्पन पुलिस से काफी गुस्से में था। इसीलिए जब उसे लगा कि सरकार उसे कोई नेगोशिएशन नहीं करेगी, तो उसने नागप्पा को मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटना से एक बार फिर पूरा दक्षिण भारत सुन्न रह गया। कर्नाटक और तमिलनाडु की एसटीएफ टीम की भी भारी बदनामी हुई। उनके ऊपर सवाल उठने लगे
और उनके ऊपर वीरप्पन को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। इस घटना के बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। ये राशि दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए रखी गई इनामी राशि के बाद दूसरा सबसे बड़ा इनाम था। पहले हाथियों का शिकार, फिर चंदन की तस्करी और फिर बड़े बड़े लोगों को किडनैप कर वीरप्पन मशहूर तो हो गया था, लेकिन अब लोग भी उसे तंग आ चुके थे और उसे छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए साल 2003 से 2004 के बीच तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने IPS के विजय कुमार को STF को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी। विजय कुमार एक बहुत ही एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर थे और उन्हें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों के बारे में काफी कुछ पता था। उनके साथ IPS NK सेंथामराई कन्नन को STF सेकेंड इन कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। जयललिता की तरफ से वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए STF को खुली छूट दी जाती है, जिसके बाद विजय कुमार वीरप्पन से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जुटाने में लग गए। इन सब में STF को करीब 10 महीने का समय लग जाता है, जो इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे और आखिरकार उनको सफलता हाथ लगती है। दरअसल विजय कुमार वीरप्पन की सभी वीडियो देखकर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी अचानक एक वीडियो को देखकर विजय कुमार चौंक जाते हैं। उसने देखा कि वीरप्पन उस वीडियो में एक किताब पढ़ने का प्रयास कर रहा था, पर आँख की कम रोशनी के कारण उसे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। विजय कुमार ने अपने इन्फॉर्मर से इस खबर को वेरीफाई करवाया तो पता चला कि वीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी है और जल्द ही वो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। सालों से चली आ रही पुलिस के साथ मुठभेड़ में वीरप्पन के काफी लोग भी मारे जा चुके थे। वहीं पिछले 10 महीनों से विजय कुमार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के चलते उसके धंधे और ग्रुप को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। इसीलिए अब सही मौका देखकर वीरप्पन किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट होने की फिराक में था। सेंथामराई कन्नन और विजय कुमार जानते थे कि इस बार वीरप्पन को पकड़ने के लिए उन्हें उसकी गैंग के ही कुछ लोग को अपने साथ जोड़ना होगा। कन्नन इस काम में लग जाता है और बहुत कोशिश के बाद वो वीरप्पन के 2 गैंग मेंबर्स को पुलिस का इन्फॉर्मर बनाने में सफल रहे। इनमें से एक इन्फॉर्मर जंगल में वीरप्पन के साथ रहकर काम करता था, तो वहीं दूसरा वीरप्पन का बाहर का बिजनेस संभालता था। STF के साथ आते ही उन्होंने वीरप्पन की हर खबर कन्नन को देना शुरू कर दिया। फर्स्ट इन्फॉर्मर जंगल से वीरप्पन से जुड़ी जानकारी लाता और सेकेंड इन्फॉर्मर को बताता और दूसरा इन्फॉर्मर यह इन्फॉर्मेशन कन्नन को फॉरवर्ड कर देता। इस तरह STF को वीरप्पन की हर जानकारी मिलने लगी थी। जंगल में रह रहे पहले इन्फॉर्मर को इस बार कन्नन ने वीरप्पन के बाहर निकलने वाले दिन से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन जुटाने का काम दिया। इसमें उसे 1 हफ्ते का वक्त लगा। सारी जानकारी जुटाने के बाद दूसरे इन्फॉर्मर को बताता है कि वीरप्पन 18 अक्टूबर को अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जंगल से बाहर आने वाला है और वो सेलम के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि इसकी खबर पुलिस को ना लगे। इसीलिए वो हर चीज को कई बार वेरीफाई करवा रहा है। इसके साथ ही वो बताता है कि उनके साथ कुछ हथियारों से लैस आदमी भी हो सकते हैं, इसीलिए किसी ऐसी गाड़ी को लाया जाए जिसमें ज्यादा लोग बैठ सके। और ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरा इन्फॉर्मर कन्नन को बताता है और कन्नन अपने सीनियर विजय कुमार को बताता है। ये विजय कुमार और उनके टीम के लिए सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वीरप्पन को जंगल के अंदर पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए वीरप्पन के जंगल से बाहर आने वाले दिन को ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनाने में STF पूरी जी जान से लग जाती है। प्लानिंग की जाती है कि वीरप्पन को आंख के इलाज के लिए हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस के जरिए लाए जाए। एम्बुलेंस तक लाने का काम इन्फॉर्मर को सौंपा गया। इस काम को एम्बुलेंस के लिए इसलिए चुना गया ताकि वीरप्पन को सब कुछ नॉर्मल लगे और उसे STF के प्लान की भनक तक ना लग सके। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन कोकून नाम दिया गया, जो कि एम्बुलेंस का कोड नेम था। वीरप्पन को इलाज के बहाने एम्बुलेंस के जरिए जंगल से बाहर लाने का प्लान तो बन चुका था, पर अब एक चैलेंज ये था कि उस एम्बुलेंस को ड्राइव कौन करेगा। इसीलिए विजय कुमार और कन्नन इस ऑपरेशन में शामिल होने वाले सभी कमांडो के साथ मीटिंग
मीटिंग करते हैं, जिसमें तय होता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर और हेल्पर एसटीएफ के ही 2 अंडरकवर एजेंट होंगे और 18 अक्टूबर 2004 को रात के समय जंगल से बाहर निकलकर अपने तीनों साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। एसटीएफ के कमांडो गन्ने से भरी ट्रक के आड़ में छुपकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। 6 एसटीएफ कमांडो पास के स्कूल की छत पर अपनी अपनी AK-47 के साथ मौजूद होते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस उस जगह पहुंचने वाली होती है, उसका ड्राइवर पहले गाड़ी की नीली बत्ती जलाता है और फिर आगे की फॉग लैंप चलाता है। दरअसल ये एसटीएफ का एक सीक्रेट कोड होता है, जिसका मतलब होता है कि गाड़ी में वीरप्पन के अलावा और भी लोग हैं और सभी के पास हथियार है। ये देखते ही कन्नन तेजी से दौड़ने लगता है और थम्स अप दिखाकर विजय कुमार और बाकी की टीम को अलर्ट कर देता है। जैसे ही एम्बुलेंस एसटीएफ के नजदीक पहुंचती है, सबसे पहले ट्रक से रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है और इस बीच एम्बुलेंस का ड्राइवर तेजी से ब्रेक मारता है ताकि बैठे वीरप्पन और उसके लोगों को तेज झटका लगे और वो अनबैलेंस होकर एक दूसरे पर गिर जाए। ऐसा करने के तुरंत बाद एसटीएफ के दोनों कमांडो तेजी से एम्बुलेंस से कूदकर अपनी टीम से जा मिलते हैं। वीरप्पन कुछ समझ पाता कि तभी एसटीएफ अनाउंसमेंट करके वीरप्पन को सरेंडर करने को कहती है। वीरप्पन को अब सारा खेल समझ आ चुका था, पर उसे इस तरह खुद को पुलिस के हवाले करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए अनाउंसमेंट के तुरंत बाद वीरप्पन ने और उनके तीनों साथियों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए 20 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस पर 300 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इस अंधाधुंध गोलीबारी में वीरप्पन और उनके तीनों साथी मारे जा चुके थे। इस खबर के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने राहत की सांस ली। उनका सबसे बड़ा सिरदर्द अब खत्म हो चुका था। वहीं वीरप्पन की मौत से लोगों के बीच जश्न का माहौल देखा गया। वीरप्पन के गांव के लोगों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता को दी जाती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाद में ऑपरेशन कोकून को सफल बनाने में शामिल सभी जाबाज को उनकी बहादुरी के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा सम्मान किया जाता है। हालांकि वीरप्पन की क्राइम की दुनिया को आगे बढ़ाने में पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी जिम्मेदार थे। कई बार वीरप्पन पकड़े जाने के काफी करीब आकर बच निकलता था, क्योंकि कुछ करप्ट पुलिस वालों के जरिए उसे सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती थी। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार को 20 साल में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। फिर भी खूंखार और चालाक वीरप्पन को पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। दोस्तों, आप वीरप्पन के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो में।